हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिंदी की क्लास करेंगे। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने क्लास 10 का चैप्टर 8 समझाया था, उसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर 9, ठीक है, जो कि मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक कविता है जिसको मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, जैक बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, सभी इन दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए ये चैप्टर, ये जो पार्ट है आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको पंक्तिबद्ध एक एक पंक्तियों का अर्थ, सभी पंक्तियों का अर्थ अच्छे से पूरे भावार्थ को आपको समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाठ की रूपरेखा देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, पाठ को समझने के लिए आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम किस पाठ को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8। ठीक है, जो कि क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 9, जिस पाठ को लिखने वाले हैं मंगलेश डबराल जी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पाठ की जो रूपरेखा है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कवि का परिचय समझा दूंगी। उसके बाद जो कविता लिखी गई है मंगलेश डबराल जी के द्वारा जो कविता लिखी गई है, उस कविता का नाम है संगतकार। ठीक है, तो मैं आपको इस कविता को अच्छे से समझाऊंगी कि गीत के द्वारा किस तरह से कविता को समझाया गया है, एक गायक के रूप में कवि ने किस तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है, हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले पाठ का जो सार है उसे हम समझ लेते हैं कि क्या है। बच्चों, कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले जो संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। ठीक है, और संगीतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों का साथ देता है, बल्कि वो क्या करते हैं, समाज और राष्ट्र का जो निर्माण और जो समाज राष्ट्र के विकास में संगीतकारों जैसे अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, संगीतकारों के जैसे, उसी प्रकार कविता में इस पर भी प्रकाश डालती है कि सहयोगी की भूमिका और नायक के पीछे रहना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता होती है। ठीक है, कविता की दृश्यात्मकता कविता को ऐसी गति देती है जैसे कि मान लीजिए कि हम सब कुछ अपने सामने घटते देख रहे हैं और हमारे सामने एक सीन चलती है, पिक्चर के जैसे, चलचित्र की तरह, बिल्कुल एकदम लगता है कि कुछ हमारे सामने ही वो घटना जो है वो घटित हो रही है। ठीक है, तो रूपरेखा को समझने के बाद इस कविता में हम यही देखने वाले हैं। अब कविता को लिखने वाले जो हैं मंगलेश डबराल जी, उनका परिचय मैं आपको बता देती हूँ। आपके पाठ में भी उनका परिचय अच्छी तरह से समझाया गया है। उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके द्वारा प्रकाशित जो है पुस्तकें या वो सहायक संपादक हुए थे, वो सारी बातों को समझाया गया है। परंतु मैं अपने शब्दों में आप लोगों को समझा देती हूँ संक्षिप्त रूप से, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए। मैं पाठ का सार समझाने के बाद परिचय को बता देती हूँ, जो कवि परिचय है वो। ठीक है, तो बच्चों मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड स्थित टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ। ठीक है, देहरादून से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट यानी प्रतिपक्ष तथा आसपास से जुड़ गए। उनके बाद कला परिषद, भारत भवन भोपाल से प्रकाशित त्रैमासिक पूर्वाग्रह के ये सहायक संपादक का कार्यभार इन्होंने संभाला। ठीक है, इन्होंने अमृत प्रभाव, जनसत्ता, सहारा समय में, ठीक है, देखिए आपके पाठ में भी दिया गया है, सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद इन दिनों ये नेशनल बुक ट्रस्ट में अपनी सेवा के रूप में भी इन्होंने सेवा दी। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, और घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध इनके काव्य संग्रह है। लेखक की रोटी तथा कवि का अकेलापन गद्य संग्रह एक बार आयोवा यात्रावृत्त है। इनकी कविताएं में कई विदेशी भाषाओं में इन्होंने लिखा है जिनको अनुदित किया गया है। स्वयं डबराल भी एक ख्याति प्राप्त अनुवादक थे जो कि अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करते थे। ठीक है,
कविताओं को। इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, पहल सम्मान, ठीक है, और कुमार विमल स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, इन सभी चीज़ों से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से मंगलेश जी का जो कवि परिचय है उसको जानने के बाद बच्चों हम सीधा जो कविता है संगतकार उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए कुछ पंक्तियों को पढ़ने के बाद मैं उसके भावार्थ को आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो पंक्ति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आपको पूरी की पूरी कविता समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार का योगदान छिपा रहता है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल आप टीवी पर देखते हैं कि जो एक्टर होते हैं वो लिपसिंग करते हैं, वो गीत को गाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो भी हीरो है, जो एक्टर है, वो गाने को गा रहा है, परंतु क्या ये सत्य है? नहीं, पर्दे के पीछे का सत्य कुछ और होता है बच्चों। जिस तरह से हर संगीत को, हर गीत को गाने के लिए एक गायक है, जो सिंगर होते हैं वो उस गाने को गाते हैं, और जो हीरो होते हैं, जो एक्टर जिन्हें हम पर्दे पर देखते हैं, वो क्या करते हैं? बस अपने फोटो को हिलाते हैं, यानी लिपसिंग करते हैं, है ना। इस तरह से हम उस पूरे संगीत को सुनते हैं और उस वहम में रहते हैं कि हीरो कितना सुंदर गाना गा रहा है, परंतु सत्य क्या होता है कि पर्दे के पीछे जो संगीतकार होता है, अहम भूमिका उनकी ही होती है। उसी प्रकार जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर, भारी भरकम आवाज़ में गाता था तो उसका संगीतकार अपनी अत्यंत सुंदर काँपती हुई आवाज़ से उसका साथ देता था। ऐसा लगता था जैसे संगीतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका परम शिष्य है, या फिर कोई दूर का उसका कोई रिश्तेदार हो। यही हम समझते हैं। जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो, अपने पन से मुख्य गायक में कि अब आवाज़ न खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है, तभी वो उसके तरह इतना सुंदर गायन कर रहा है। वह सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में अपना आलाप लगाता चला आया है। ठीक है, चलिए इन पंक्तियों को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर वो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है, यह उसे बताता है, सामने प्रस्तुत करता है, अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है उस समय। यहाँ पे कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उस स्थिति में संगीतकार मुख्य गायक के श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्य में चार चांद लगा देता है। ठीक है, उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे की कुछ पंक्तियाँ बची हैं उसे पढ़ लेते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही देता है उसका साथ
यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जाता है। बच्चों, कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तथा जब उसकी आवाज़ तार सप्तक में पहुंच जाती है तो उच्च ध्वनि के कारण उसका गला बैठने लगता है। उसी समय उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसकी गाने की शक्ति समाप्त होने लगती है तथा उसका जो उत्साह है, उसकी जो खुशी भी शांत पड़ने लगती है। ठीक है, उसका स्वर बूझ सा जाता है, ऐसा लगता है कि अब स्वर खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, वो स्वयं को हतोत्साहित महसूस करने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि अब वह अच्छी तरह से नहीं गा पाएगा। निराशा भरे उन्हीं क्षणों में संगीतकार उसका मनोबल बढ़ाता है, उसके डूबते स्वर में अपना स्वर जोड़ देता है। कभी कभी संगीतकार अनावश्यक रूप से ही उसका साथ देकर मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। वह अपने रोक के माध्यम से मुख्य गायक को यह भी बता देता है कि पहले गाया गया राग फिर से भी गाया जा सकता है। ये सब आभास कराते समय संगीतकार के हृदय में संकोच का स्वर साफ साफ सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, वह गाते समय यह कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर के किसी भी हालत में ऊंचा न उठ पाए, है ना, ताकि वो पकड़ में न आ पाए। कवि का कहना है कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता न समझकर उसकी इंसानियत समझना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह शक्ति एवं सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने गुरु की महानता को ही महत्व देने का प्रयत्न करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पूरी कविता जो संगतकार कविता है उसका पूरा का पूरा भावार्थ मैंने आप लोगों को समझा दिया। आशा करती हूँ कि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने पूरा का पूरा पाठ सुना और समझने का प्रयास किया। आज के पाठ में बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं अगले दिन आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो यानी इसके बाद का जो पाठ है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही था। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।